जरा सा देश है, पर इतनी बड़ी दुनिया का कोई भी देश इजराइल पर हमला तो छोड़िए, गलत बयानबाजी तक नहीं कर सकता। जियोपॉलिटिक्स की दुनिया में एक बात पत्थर की लकीर है कि यहाँ ना तो कोई किसी का परमानेंट दुश्मन है और ना ही परमानेंट दोस्त है। ये बात आपको ठीक से तब समझ में आएगी जब आप ईरान, इजराइल और यूएसए में चल रही इस जंग की कहानी शुरुआत से जानेंगे। दोस्तों 1930 से 50 का दौर था जब अंग्रेज दूसरे विश्व युद्ध में अधमरे हो चुके थे और उन्होंने फैसला लिया कि हमने जिन जिन देशों पर कब्जा किया है अब बारी आ गई है कि उन्हें आजाद कर दिया जाए। लेकिन ये लोग इतने होशियार थे कि आजाद भी किया तो देशों के बीच बंटवारा करा गए। अंग्रेजों ने जितने भी देशों में शासन किया है लगभग सभी देशों को छोड़ते वक्त फूट जरूर डाल के चले गए। और ऐसे ही सिनेरियो में 14 मई 1948 को जन्म हुआ इजराइल का। अमेरिका जैसे देशों ने इजराइल को तुरंत मान्यता दे दी, लेकिन पड़ोसी मुस्लिम देशों को इजराइल बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्होंने इजराइल को मान्यता देने से इनकार कर दिया। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है कि ईरान ने शुरुआत में इजराइल को कभी अपना दुश्मन नहीं माना। ईरान इजराइल को पेट्रोलियम देता था और इजराइल ईरान को अपनी सारी टेक्नोलॉजी सरलता से दे देता था और लगभग सब कुछ सही चल रहा था। ईरान में उस समय शाह का शासक था जो वेस्टर्न कल्चर को अप्रिशिएट करते थे। मतलब ना तो महिलाओं में कोई पाबंदी थी, ना ही आम जनता में कोई विशेष इस्लामिक रिस्ट्रिक्शन हुआ करते थे। जिसका जो मन आए पहन सकता है, कर सकता है, खा पी सकता है, सब कुछ किया जा सकता था। लेकिन फिर साल आया 1979 जब ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई और ये क्रांति होते ही ईरान में सरकार बदल गई। सरकार के बदलते ही विचारधारा बदल गई। शाह का शासन खत्म हुआ और अयातुल्लाह खुमैनी ईरान के लीडर बन गए। ये सब कुछ इस्लामिक रिवॉल्यूशन से हुआ था, तो अब पूरा देश इस्लामीकरण की ओर तेजी से बढ़ने लगा। अयातुल्लाह खुमैनी ने महिलाओं पर ढेर सारे रिस्ट्रिक्शन लगाए। ये जो मनमाने कपड़े महिलाएं पहन रही थी ना, इन पर सख्त पाबंदी लगा दी और हर महिला को बुर्का पहनना लाजमी कर दिया। जो लोग वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे थे उन पर कड़े प्रतिबंध लगाए गए और ना मानने पर सजा का प्रावधान भी कर दिया गया। इस्लामिक क्रांति से पहले जहां ईरान, इजराइल और अमेरिका को अपना दोस्त ही मानता था, वहीं खमैनी की सरकार आने के बाद ईरान का स्टेटमेंट चेंज हो गया। ईरान वाले अमेरिका को ग्रेट शैतान और इजराइल को लिटिल शैतान कहकर बुलाने लगे। ईरान को धीरे धीरे समझ में आने लगा कि यार हमारे पास तो ढेर सारा पेट्रोलियम है, हम क्यों इनसे डर के रह रहे हैं, हम क्यों दब के रह रहे हैं। हमारे पास पेट्रोलियम है, हार्मुज जल संधि है जिसे कंट्रोल करके हम दुनिया के पेट्रोलियम व्यापार को कंट्रोल कर सकते हैं। और जैसे ही ये विचार मन में आया, ईरान ने खुराफात करना शुरू कर दिया। खुराफात का मतलब अपने देश में चुपके से परमाणु बम बनाने की तैयारी करने लगा। और यही असली वजह है कि ईरान के पीछे इजराइल और यूएसए हाथ धोकर पीछे पड़ गए हैं। सबको पता है कि आज के दौर में अगर आपके पास परमाणु हथियार है तो आपसे पंगा लेने से पहले दुनिया का कोई भी देश कई बार, 1000 बार सोचेगा। इसलिए ईरान ने अपने देश में चोरी चोरी यूरेनियम इनरिचमेंट को स्टार्ट कर दिया। आप कितने भी चोरी चुपके यूरेनियम के साथ कुछ भी करेंगे, बड़े शक्तिशाली देशों को तो पता लग ही जाएगा। जैसे ही अमेरिका को पता लगा तो इन्होंने ईरान पर ढेर सारे सैंक्शन लगाने शुरू कर दिए। अब ये सैंक्शन ऐसे होते हैं कि किसी भी देश की कमर तोड़कर रख सकते हैं। ढेर सारे सैंक्शन लगाए जाते हैं कि इनसे कोई व्यापार नहीं करेगा, जो भी चीज़ इस देश के पास ज़्यादा है वो दुनिया में कोई भी देश इससे खरीदेगा नहीं। और ईरान के पास सबसे ज़्यादा है पेट्रोलियम। पूरे दुनिया को अमेरिका ने मना कर दिया कि अगर ये परमाणु परीक्षण करेंगे तो दुनिया का कोई भी देश इनसे पेट्रोलियम नहीं खरीदेगा। और ऐसा नहीं है कि इस सैंक्शन से ईरान को कुछ फर्क नहीं पड़ा। सच में ईरान की कई सालों तक कमर टूटी रही और आज भी लगभग वही हाल है। अब अपन जान लेते हैं कि हम किसका पक्ष लें। क्या ईरान हमारा दुश्मन है? तो बिल्कुल नहीं। ना तो हमारा ईरान दुश्मन है और ना ही इजराइल कोई ऐसा परम मित्र है। आप ठीक से समझिए, जब ईरान पर पाबंदियां लगा दी गई कि कोई इससे तेल नहीं खरीदेगा, भारत ने तब भी ईरान से तेल खरीदना जारी रखा। और ईरान को इतना अच्छा लगा कि उसने भारत को खुद से कह दिया कि आप केवल तेल खरीदिए, आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है, हम आपके यहाँ से उन्हीं पैसों से शॉपिंग कर लेंगे। जैसे चावल खरीद लेंगे, गेहूं खरीद लेंगे या मसाले, अनाज कुछ भी खरीद लेंगे। मतलब एक बार्टर सिस्टम जैसे होता है ना, वस्तु विनिमय प्रणाली। आप हमें तेल दीजिए, हम आपसे अपनी जरूरत का सामान ले लेंगे, जो कि भारत के लिए बहुत अच्छी बात है और ईरान के लिए तो अच्छी बात है ही कि जब पूरी दुनिया अमेरिका के सैंक्शन को मानते हुए उनसे सामान नहीं खरीद रही
रही है, उनसे पेट्रोलियम नहीं खरीद रही है, तब भारत ने हिम्मत दिखाई और ईरान के साथ अपना व्यापार चालू रखा। और इसी बात से खुश होकर ईरान ने 2003 में, जब अटल बिहारी जी की सरकार थी ना, तब अपने एक बंदरगाह चाबहार पोर्ट को भारत को डेवलप और इस्तेमाल करने की सहमति दे दी। और हमने बहुत मोटा पैसा लगाकर ईरान के चाबहार में एक हाई लग्जरी क्लास का पोर्ट यानी कि बंदरगाह बनाया, जिससे ईरान को रेवेन्यू जनरेट होता है और हमारा एक पावरफुल स्ट्रेटेजिक पॉइंट तैयार हो गया, जहां से हम अफगानिस्तान जा सकते हैं और रसिया जा सकते हैं बिना पाकिस्तान में पैर रखे। और चीन ने पाकिस्तान के ग्वादर में, ये इस जगह पर अपना एक बंदरगाह भी बनाया है, जहां से वो भारत पर कंट्रोल रखना चाहता है। तो ग्वादर और चाबहार आसपास ही हैं, तो हम वहां चाइना को टक्कर भी दे सकते हैं। मतलब कुल मिला के चाबहार हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली बेहद इंपॉर्टेंट है। मतलब कुल मिलाकर आप समझ गए होंगे कि ईरान हमारा दुश्मन तो नहीं ही है। जरूरत का संबंध है, वो हमारी जरूरतें पूरी करते हैं और हम उनकी जरूरतें पूरी करते आए हैं। और अगर इजराइल से बात करें तो इजराइल से भी हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। बात यह है कि इजराइल हमसे कहता है कि आप बोलो कि केवल इजराइल होना चाहिए, तो भारत कभी किसी का एक पक्षी साथ नहीं देता है। इसलिए भारत की कुर्सी मध्यस्थता के लिए हमेशा जानी जाती है। भारत कहता है कि हम इजराइल का भी समर्थन करते हैं और फिलिस्तीन का भी समर्थन करते हैं, कि भाई ऐसा नहीं कि कोई भी देश किसी देश को बर्बाद करके आप अपना देश बसा लो, हम इस पक्ष में नहीं हैं। आप अपना देश बना लीजिए और जो दूसरा देश है उसको भी जीने खाने दीजिए। तो हमारा इजराइल भी दुश्मन नहीं है। हम इजराइल से भी टेक्नोलॉजी लेते हैं, अपने हथियार बेचते हैं और उनके हथियार खरीदते हैं, अपनी सर्विस इजराइल को प्रोवाइड करते हैं। अब देखो, इजराइल जो धनाधन पीट रहा है उसकी केवल एक वजह नहीं है कि ईरान परमाणु हथियार बनाना चाहता है, कई सारी वजह हैं। दुनिया के बड़े बड़े अखबार आए दिन छापते हैं कि ईरान हिजबुल्ला और हमास का समर्थन कर रहा है इजराइल को परेशान करने के लिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप ये कई सारे अखबार देखिए जिनमें आए दिन छपती हैं ऐसी ही खबरें। और जब इजराइल को कोई परेशान करता है तो इजराइल अनाउंस करके मारता है। जैसे हाल ही में इजराइल ने हमास के चीफ इस्माइल हानिया को ईरान की राजधानी तेहरान में घुस कर मारा, और लेबनान में हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरुल्लाह को भी घुस कर मारा है। अब इसमें ढेर सारे लोग कहेंगे कि हमास और हिजबुल्लाह आतंकवादी नहीं हैं, अपनी कौम के सुरक्षक हैं, रक्षा करने वाले हैं। तो यार, रक्षा पढ़ाई लिखाई से करो, टेक्नोलॉजी से करो। ऐसे प्रॉक्सी वॉर से थोड़ी आप किसी कौम की रक्षा कर पाएंगे। अपने आप को मजबूत बनाइए, इंटेलिजेंस बना लीजिए, आपको रक्षा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, लोग आपका सम्मान करने लगेंगे। दूर मत जाओ, इजराइल से ही सीख लो। जरा सा देश है, पर इतनी बड़ी दुनिया का कोई भी देश इजराइल पर हमला तो छोड़िए, गलत बयानबाजी तक नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसने अपने आप को निखारा है, ताकतवर बनाया है हर तरफ से, चाहे टेक्नोलॉजी से, चाहे ज्ञान से, चाहे भुजदंडों के बल से। आप इजराइल से ही सीख लीजिए, आपको किसी कौम की सुरक्षा की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुल मिलाकर यही सब कुछ चल रहा है। इसलिए इजराइल ने यूएसए के साथ मिलकर अभी कुछ दिन पहले ईरान में हमला किया, जिससे ईरान के सुप्रीम लीडर खमैनी और कुछ सुप्रीम ऑफिसर्स जनरल मारे गए हैं। और इसके बाद ईरान ने भी ताबड़तोड़ तरीके से चारों तरफ मिसाइल्स की बौछार कर दी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ईरान हार चुका है, कुछ लोग कह रहे हैं कि इजराइल और यूएसए कमजोर पड़ते नजर आ रहे हैं, पर फैसला अभी बाकी है। अभी भी हार्मुज जल संधि पर ईरान ने रोक लगा रखी है। दुनिया का 20% पेट्रोलियम ट्रांसपोर्ट होता है इस हार्मुज जल संधि से, और जब तक ये नहीं खुल जाती है और ये जो अटैक्स हो रहे हैं ये बंद नहीं हो जाते हैं, तब तक रिजल्ट क्या हुआ ये कोई नहीं कह सकता। आप अपनी राय कमेंट में मुझे बताइए कि क्या ईरान को परमाणु हथियार बना लेना चाहिए या नहीं। परमाणु हथियार के फायदे और नुकसान दोनों को ध्यान में रखते हुए ही कमेंट कीजिएगा। और ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिए। शुक्रिया।